आज हम पढ़ेंगे करेंसी मैनिपुलेटर मतलब मुद्रा की चालबाजी। इस सूची में प्रत्येक वर्ष अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी किया, यह सूची जो है प्रत्येक वर्ष अमेरिका के जो है ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में अमेरिका उन देशों की निगरानी सूची में रखता है जो निम्न में से किन्हीं दो शर्तों को पूरा करता है। मतलब इन सूची में ये दो जो शर्तें दोनों शर्त को जो पूरा करती है उसी को इसमें रखा जाता है। इसमें पहला शर्त है नंबर 1, उस देश को अमेरिका के साथ व्यापार का आधिक्य हो, जैसे हमारा भारत भी है, और उस देश को अमेरिका के साथ जो अमेरिका ठीक है, हमारा भारत अमेरिका के साथ जो व्यापार करता है उससे हमारा देश व्यापार अधिक में है। उस देश का चालू खाता अधिक में हो या जीडीपी के 2% या उससे अधिक हो। उस देश का केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमन दर में अत्यधिक हस्तक्षेप हो। केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमन दर में, जैसे कि हमारे देश में आरबीआई करती है विनियमन दर में, एक्सचेंज रेट जो में अधिक क्या लिखा है, अधिक हस्तक्षेप होता है हमारे आरबीआई का। भारत उपयुक्त में से दो शर्तों को पूरा करने के कारण इस सूची में शामिल है। इसमें जो लिखा हुआ है ये 3 शर्तें, इसमें से कम 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, तभी ये ट्रेजरी बिल में जो इस सूची में रखा जाता है, अमेरिका की ट्रेजरी सूची में रखा जाता है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक निम्न 3 को नियंत्रित करता है: एक, मौद्रिक नीति को, फॉरेक्स को और विनियमन दर को। कोई भी केंद्रीय बैंक उपयुक्त तीनों पर नियंत्रण कर सकता है। कोई भी 3 बैंक जो है उपयुक्त तीनों पर नियंत्रण एक साथ नहीं रख सकता है। इसे ही इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहा जाता है। वह एक साथ अधिकतम किन्हीं 2 को ही नियंत्रित कर सकता है, तो तीसरा स्वयं उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। इसे ही, जैसे वर्तमान में आरबीआई मुद्रास्फीति और फॉरेक्स को नियंत्रित कर रही है, जैसे फॉरेक्स बढ़ा रही है, फॉरेक्स नियंत्रित, तो रुपया का मूल्य बढ़ रहा है, जिससे कि आयात सस्ता हो रहा है। रुपये का मूल्य बढ़ रहा है तो आयात सस्ता हो रहा है, और डॉलर का बहिर्प्रवाह हो रहा है और रुपये का मूल्यह्रास, जिससे विनिमय दर अनियंत्रित हो जा रहा है। अगर भारत सरकार फॉरेक्स को बढ़ाएगी, मतलब फॉरेक्स अगर बढ़ा रही है तो इसका मतलब है कि अंतःप्रवाह होना चाहिए डॉलर का, तभी जाके फॉरेक्स बढ़ेगा। अगर भारत सरकार फॉरेक्स को बढ़ा रही है, इससे क्या होगा, अगर डॉलर ज़्यादा हो जाएगा, ये जो रुपये है उसका मूल्य बढ़ जाएगा। रुपये का मूल्य इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जब डॉलर ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो तो उसका मूल्य कम हो जाता है, और रुपये के मुकाबले डॉलर ज़्यादा हो जाएगा। इससे रुपये का मूल्य बढ़ जाएगा और डॉलर का मूल्य जो है कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि डॉलर का मूल्य कम होने के कारण अब क्या करेगी, यहाँ की जो उद्योगपति होते हैं या सरकार जो पब्लिक होते हैं, ये कम रुपए में डॉलर खरीदेगी और सस्ता आयात उसके लिए होगा। ये डॉलर कम रुपए में डॉलर मिल जाएगा, और वाजिब है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर की वैल्यू है, तो डॉलर ज़्यादा हो जाएगा भारतीय के पास, तो आयात सस्ता हो जाएगा। फिर जैसे आयात सस्ता होगा तो डॉलर का बहिर्प्रवाह होने लगेगा। फिर डॉलर का जैसे ही बहिर्प्रवाह होगा, रुपये का मूल्यह्रास फिर हो जाएगा, और जो विनिमय दर जोखिम इससे बढ़ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सरकार क्या कर रही है, फॉरेक्स को नियंत्रित कर रही है, और इसमें जो आयात सस्ता हो गया तो मुद्रास्फीति भी कम होगी, लेकिन विनिमय दर अनियंत्रित ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर इस पे सरकार कंट्रोल करेगी विनिमय दर पे, तो ऑटोमेटिक इसमें से फॉरेक्स कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी।
दोनों चीज हो सकता है, मतलब सरकार कोई भी, दुनिया का कोई भी केंद्रीय बैंक मात्र दो ही चीज को इसमें नियंत्रित कर सकती है, या तो विनिमय दर या मूल्य मुद्रास्फीति को, या फॉरेक्स को नियंत्रित कर सकती है। इस एग्जाम्पल से साफ पता चल रहा है कि किन्हीं दो ही चीज को नियंत्रित कोई भी केंद्रीय, विश्व का कोई भी केंद्रीय बैंक कर सकती है। रुपए की परि परिवन प्रवणितीयता, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है रुपया बाजार विनिमय दर में आसानी से अन्य मुद्रा में तथा अन्य मुद्रा आसानी से रुपए में परिवर्तित हो जाए। ये एक शब्द है जिसको जानना चाहिए कि परिवर्तनीयता क्या होती है। तो रुपए का परिवर्तनीयता मतलब जो आसानी से डॉलर में या डॉलर आसानी से रुपए में परिवर्तित हो जाए। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, जब रुपया चालू खाता और पूंजी खाता के संदर्भ में बाजार विनिमय दर में पूर्ण परिवर्तनीयता होता है तो उसे रुपए का पूर्ण परिवर्तनीयता कहा जाता है। भारत में चालू खाता के संदर्भ में वर्ष 1994 में ही पूर्ण परिवर्तनीयता, ये पीटी में पूछ सकता है कि ऐसा कब हुआ था, पूर्ण परिवर्तनीयता बना दिया गया, जबकि पूंजी खाता के संदर्भ में वर्ष 1997 में रुपये आंशिक परिवर्तनीयता है। पूंजी खाता को पूर्ण परिवर्तनीयता बनाने से संबंधित समिति, दो समिति, तारापोर समिति 1 और तारापोर समिति 2, किंतु इसके बावजूद भारत का पूंजी खाता आंशिक परिवर्तनीयता है। इस प्रकार भारत का रुपया अधिकांश आंशिक परिवर्तनीयता है। पूंजी खाता को पूर्ण परिवर्तनीयता बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, पूंजी खाता पता है एफडीआई सब आता है, एफडीआई, एफपीआई। अधिकांश एफडीआई को स्वचालित मार्ग से अनुमति, एफडीआई के नियमों का सरलीकरण किया गया। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर, मतलब कि जैसे कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में पांच मुद्राएं हैं जिसको मान्यता दिया गया है। इसमें भारत सरकार चाहती है कि रुपए को भी मान्यता दी जाए। नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते का प्रयोग एलआरएस स्कीम में अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख डॉलर कर दिया गया प्रति वर्ष। इससे पहले क्या था, 1.5 लाख था। इससे पहले 1.5 लाख था, जिसको बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया है। ईसीबी के बारे में हम कल पढ़े थे। ईसीबी की सीमा में वृद्धि करके 7.5 लाख से बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। एनआरई जमाओं को सीआरआर और एसएलआर से छूट। सीआरआर जो, इससे क्या होता था, सीआर जमा करेंगे तो बैंक की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। इससे बाहर विदेशी, मतलब इससे साख सृजन कम हो जाएगी, जिससे कि जो बैंक को जो लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो कम मिलेगा। फिर मसाला बॉन्ड के प्रयोग पर जोर दिया जाए। और आज शुरू करेंगे उद्योग। उद्योग अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र का भाग है। द्वितीय क्षेत्र में शामिल होता है खनन और उत्खनन, विनिर्माण, जलापूर्ति, निर्माण और विद्युत। इसमें विनिर्माण का सबसे अधिक योगदान जीडीपी में है। इसमें विनिर्माण का अधिकतम योगदान जीडीपी में है। वर्ष 1950 और 1951 में उद्योग का जीडीपी में योगदान 15% था, जो वर्तमान में 2022 से 2023 में अभी बढ़ के हो गया है 31%, जो पहले 15% था शुरुआत में। औद्योगिक सूचकांक आईआईपी, सीआईपी,
CII, PMI, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, CIP, कोर इंडस्ट्रियल इंडेक्स और PMP, परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे IIP, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। IIP की गणना मासिक आधार पर की जाती है, मतलब 12 मंथ में 12 बार की जाएगी। IIP की गणना जो है NSO और NSO विभाग है, जिसमें मौसमी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। IIP का आधार वर्ष जो है अभी तक 2011-12 है, जिसको बढ़ा के सरकार इस पर आगे का डेट डालना चाहती है, मतलब 2011-12 बहुत पुराना हो गया है, इसको बढ़ा के शायद 15, 16 या 17 से कुछ करना चाह रही है। IIP औद्योगिक निष्पादन का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। औद्योगिक निष्पादन का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक IIP को माना जाता है। IIP जो है अल्पकाल में औद्योगिक उत्पादन में हुए परिवर्तन को मापता है। IIP सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। IIP का समृद्धि दर से प्रत्यक्ष संबंध होता है। IIP जो होता है औद्योगिक उत्पादन, IIP बढ़ने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। समृद्धि दर से क्यों कनेक्ट है इसका, ये बताया जा रहा है कि IIP जो है बढ़ने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है, जिससे GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो वृद्धि दर बढ़ेगा, वृद्धि दर बढ़ेगा तो इसमें समृद्धि दर भी बढ़ेगी, इसीलिए इसका समृद्धि दर से प्रत्यक्ष संबंध होता है। IIP में मुख्यतः 3 घटक शामिल होते हैं: खनन 14% है, विद्युत से 8% और विनिर्माण 77%। भारांश के क्रम में घटते क्रम में विनिर्माण सबसे ज्यादा, खनन उससे कम और विद्युत उससे कम। इस प्रकार विनिर्माण का IIP में सबसे अधिक योगदान होता है। IIP और WPI में अंतर। WPI जो होता है मुद्रास्फीति की गणना का सूचकांक होता है, जबकि IIP औद्योगिक उत्पाद सूचकांक होता है। WPI में 3 घटक होते हैं: प्राथमिक, ईंधन और विनिर्माण, जबकि IIP में भी 3 घटक होते हैं, इसमें खनन, विद्युत और विनिर्माण होता है। मूलभूत उद्योग सूचकांक, मतलब कोर इंडस्ट्रियल इंडेक्स। कोर उद्योग में उद्योग होता है। कोर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य सभी उद्योग का आधार माने जाते हैं। जैसे 8 प्रमुख उद्योग होते हैं। 8 प्रमुख उद्योग क्या है, इसी के आधार पर सभी उद्योग मतलब चलते हैं। रिफाइनरी उद्योग में 28% भारांश है, 28.4, विद्युत में 19.85, स्टील में 17.92, कोयला में 10.33, कच्चा तेल में 8.98, प्राकृतिक गैस में 6.88 और सीमेंट में 5.37 और उर्वरक में 2.63। ये कोर उद्योग हैं, ये सारे कोर उद्योग हैं। इसी के आधार पर बाकी सारे उद्योग संचालित किए जाते हैं, इसीलिए इसको कोर उद्योग कहा जाता है। इसकी भी गणना जो होती है NSO द्वारा ही की जाती है और मौसमी इसका मंत्रालय था। CIP की गणना जो है मासिक आधार पे ही की जाती है, पर किया जाता है। CIP का आधार वर्ष भी 11-12 ही है। CIP का लगभग 40% भारांश जो है IIP में शामिल होता है। CIP की अवधारणा 1973 की औद्योगिक नीति के दौरान शुरू हुई है। तब इसमें केवल 6 उद्योग शामिल थे, जो कि अभी बढ़ के कितने हो गए, अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 बढ़े हैं। उर्वरक और प्राकृतिक गैस को छोड़कर PMI, परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स, क्रय प्रबंधन सूचकांक, PMI को जापान की संस्था निक्की द्वारा जारी किया जाता है। PMI में केवल निजी क्षेत्र के उद्योग को शामिल किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नहीं शामिल किया जाता है।
पीएमआई की दो सूची बनाई जाती है, वस्तु के संदर्भ में और सेवा के संदर्भ में। यदि पीएमआई का स्कोर 50 से कम होता है तो इसका अर्थ है कि देश में औद्योगिक निष्पादन खराब होता है, अर्थात औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक संकुचन आ गया है। यदि पीएमआई स्कोर 50 या उससे अधिक है तो औद्योगिक निष्पादन बेहतर है और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। मिनीरत्न, नवरत्न और महारत्न। देश में स्थापित उद्योग दो प्रकार के होते हैं। देश में स्थापित उद्योग दो प्रकार, निजी क्षेत्र के उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग वे होते हैं जिन पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व कम से कम 51% होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व कम से कम 51% होता है। मतलब शेयर कोई भी संस्था का शेयर 100% होता है। अगर इसका 51% सरकार के पास है तो ये सार्वजनिक हुआ, और वही निजी क्षेत्र के पास अगर 51% है तो ये निजी हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पीएसई दो प्रकार के होते हैं, सीपीएसई और एसपीईसी। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। केंद्र इसमें 51% और इसमें राज्य 51% स्वामित्व होना चाहिए। मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न सीपीएसई कहलाते हैं। ये वे सीपीएसई होते हैं जो निरंतर लाभ अर्जित करते हैं। मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न की पहचान लोक उपक्रम विभाग द्वारा, ये विभाग है, लोक उपक्रम विभाग द्वारा किया जाता है। इसकी पहचान जो है लोक उपक्रम विभाग द्वारा, ये पीटी में पूछा जा सकता है। वर्तमान में यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि पूर्व में 2021 में यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था। अभी फिलहाल वित्त मंत्रालय के अंदर है। मिनी रत्न कंपनी, इसमें दो श्रेणी होते हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2 और मिनी रत्न 1। सबसे पहले मिनी रत्न 2, इसमें वे सीपीएसई शामिल होते हैं जो लगातार 3 वर्ष से लाभ अर्जित कर रहे हो और स्वायत्तता वे निवल मूल्य के 50% या अधिकतम 150 करोड़ बिना सरकार की अनुमति के खर्च कर सकते हैं। मतलब वैसे मिनी रत्न वे होते हैं जो 3 वर्ष से लगातार लाभ अर्जित कर रहे हो, और वो जो 50% या अधिकतम 150 करोड़ बिना सरकार की अनुमति से खर्च कर सकते हैं, वो मिनी रत्न 2 कहलाते हैं। मिनी रत्न 1 की श्रेणी में, इसमें श्रेणी 2 के वह कंपनी शामिल होते हैं जो लगातार पिछले 3 वर्षों से लाभ अर्जित करती है तथा किसी एक वर्ष उसका लाभ 30 करोड़ रुपये से अधिक हो। 30 करोड़ रुपये से अधिक हो, मतलब किसी एक वर्ष 3 वर्ष लगातार लाभ अर्जित कर रहा हो, लेकिन किसी एक वर्ष जो है इसका 30 करोड़ से भी अधिक लाभ हो जाए तो वो आ जाते हैं मिनी रत्न 1 में। और इसमें जो क्या होता है, मिनी रत्न 1 के कंपनी का स्वायत्तता क्या होता है, वह निवल मूल्य के बराबर या अधिकतम 300 करोड़ रुपए बिना सरकार की अनुमति के खर्च कर सकते हैं। नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न की श्रेणी के 1 की वे कंपनी जो लगातार पिछले 5 वर्षों से अत्यधिक लाभ में हो तथा दिए गए 6 मापकों में उसका कुल स्कोर कम से कम 60 या उससे अधिक हो। कुल स्कोर 100 से होता है तो इसे नवरत्न श्रेणी कंपनी कहा जाता है। जो नवरत्न श्रेणी कंपनी होती है उसकी स्वायत्तता होती है निवल मूल्य का 10% या 1000 करोड़ रुपये बिना सरकार की अनुमति से खर्च कर सकती है। इसके बाद महारत्न, वे सीपीएसई महारत्न कहलाते हैं जो निम्न सभी शर्तों को पूरा करते हैं, मतलब टोटल शर्त पूरा होनी चाहिए जितने शर्त हैं भी। वह नवरत्न कंपनी हो, पिछले 3 वर्षों से उसका औसतन कारोबार प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपये से अधिक हो, पिछले 3 वर्षों में जिसका औसतन निवल मूल्य प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपये से अधिक हो,
पिछले 3 वर्षों में जिसका औसतन लाभ प्रति 5,000 5,000 करोड़ से भी अधिक हो, पिछले 3 वर्षों में लगातार, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, जो या तो अंतरराष्ट्रीय कंपनी हो या बनने की क्षमता रखती हो। अगर ये महारत्न कंपनी होगी तो उसकी स्वायत्तता क्या होगी? वे निवल मूल्य का 15% या अधिकतम 5,000 करोड़ बिना सरकार की अनुमति से खर्च कर सकती है। औद्योगिक नीति औद्योगिक नीति उद्योगों के प्रति सरकार के दर्शन को प्रदर्शित करता है। यह देश में उद्योग के विकास और संवर्धन तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार द्वारा बनाई गई नीति होती है। भारत में आज़ादी से लेकर अब तक देश में सरकार द्वारा कुल 6 औद्योगिक नीति लाई गई है अभी तक। पहली औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी नेहरू जी के कार्यकाल में, और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में लाई गई थी, ये भी नेहरू जी के कार्यकाल में। तीसरी इंदिरा गांधी 1973 में, और चौथी 1976 में जनता सरकार द्वारा, और पांचवी लाई गई थी इंदिरा गांधी की फिर द्वारा 1980 में, फिर 1991 में नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। उस टाइम वित्त मंत्री थे ये मनमोहन सिंह। उपयुक्त में से औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1956 और औद्योगिक नीति 1991 को महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति माना जाता है, जबकि शेष नीति 1973, 1977 और 1980 को औद्योगिक नीति 1956 का ही विस्तार माना जाता है। 1991 की औद्योगिक नीति को नई औद्योगिक नीति या एलपीजी नीति भी कहा जाता है। आज़ादी के समय भारत औद्योगिक स्थिति क्या थी? अविकसित और कमजोर अवसंरचना, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी और उनकी अपरिपक्वता स्थिति, उद्योगों के विकास में सरकार की न्यून भागीदारी, न्यून रोजगार के अवसर, तकनीकी और प्रबंधन कौशल की न्यून उपलब्धता उस टाइम थी आज़ादी के समय भारत की। भारत में औद्योगिक नीति के आवश्यकता क्यों पड़ी? लघु और मध्यम उद्योग के सुरक्षा और विकास, शोषव उद्योग संरक्षण नीति, उत्पादकता में निरंतर वृद्धि को बनाए रखने और संतुलित विकास करने के लिए, रोजगार अवसर में वृद्धि के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता हासिल करने के लिए। भारत को वैश्विक क्षेत्र में प्रमुख भागीदारी और खिलाड़ी के रूप में बदलने के लिए यह औद्योगिक नीति लाई गई थी। अब पढ़ते भारत की औद्योगिक नीति 1948 में क्या था? यह देश की पहली औद्योगिक नीति थी जो नेहरू जी के कार्यकाल में लाया गया था। इस औद्योगिक नीति के रूपरेखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया था। इस औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था, जिसमें निजी कंपनी और भारत सरकार दोनों की भागीदारी होती। इस औद्योगिक नीति द्वारा सरकार ने सूक्ष्म लघु उद्योग को संरक्षण प्रदान किया। इस नीति के कारण देश में कृषि, विद्युत और सिंचाई, सड़क इत्यादि के विकास पर जोर दिया गया। इस औद्योगिक नीति द्वारा श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा जैसे वेतन, पेंशन इत्यादि पर जोर दिया गया तथा इस संबंध में श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित कई कानून पारित हुए, जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। इस औद्योगिक नीति में सरकार द्वारा 10 वर्षीय समीक्षा नीति को लागू किया गया। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित उद्योग की
स्थापित उद्योग की प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार उसे अपने नियंत्रण में ले सकती है। इस औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योग की स्वामित्व के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया। उद्योग को स्वामित्व के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया। पहला श्रेणी में 3 उद्योग शामिल थे जो सामरिक महत्व के थे तथा जिस पर केवल सरकार का नियंत्रण था, जैसे परमाणु ऊर्जा, अस्त्र या शस्त्र और रेलवे जैसे। और दूसरे श्रेणी में वे मिश्रित क्षेत्र उद्योग शामिल थे जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही उद्योग को स्थापित और संचालित कर सकते थे, किंतु निजी क्षेत्र के लिए इसमें 10 वर्षीय समीक्षा नीति को लागू किया गया था। 10 वर्षीय समीक्षा नीति का मतलब है कि कोई भी निजी क्षेत्र कोई कंपनी लागू करेगी, मतलब स्टार्ट करेगी, तो 10 वर्ष तक सरकार उसकी समीक्षा करेगी। इसमें 6 उद्योगों को शामिल किया गया: कोयला, स्टील, सीमेंट और भी हैं। श्रेणी 3 में 18 उद्योग को शामिल किया गया जिसकी स्थापना और संचालन का कार्य निजी क्षेत्र कर रहा था, किंतु उस पर नियंत्रण सरकार का होता था। श्रेणी 4 में उन सभी उद्योगों को शामिल किया गया है जो उपयुक्त तीनों श्रेणी में शामिल नहीं थे। इनकी स्थापना और संचालन का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता था। अब 1956 का औद्योगिक नीति। औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम 1951 अनिवार्य लाइसेंस था। इस अधिनियम के तहत अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध 10 उद्योग थे। इकाइयों की समीक्षा। इन इकाइयों द्वारा विनियमित वस्तु की कीमत, वितरण और आपूर्ति के ऊपर सरकार का नियंत्रण था। इस अधिनियम ने 10 वर्षीय सरकार के 10 वर्षीय समीक्षा नीति को समाप्त कर दिया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि सरकार किसी भी समय निजी क्षेत्र के उद्योग की समीक्षा कर सकती है। मतलब 1948 में क्या था कि 10 वर्ष तक समीक्षा करेगी, लेकिन अब क्या कर दी कि किसी भी समय, मतलब 10 वर्ष के लिए नहीं बल्कि कभी भी सरकार उस कंपनी की समीक्षा कर सकती है। उपयुक्त अधिकांश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक नीति 1956 लाया गया। इस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। यह औद्योगिक नीति 1948 की औद्योगिक नीति के उलट या विपरीत था, जहां समाजवादी विचारधारा को अधिक प्रोत्साहित किया गया, जहां उद्योगों पर सरकार के नियंत्रण को अधिक मजबूत किया गया। इस औद्योगिक नीति के रूपरेखा पीसी महालनोबिस द्वारा रचा गया। इस औद्योगिक नीति की विशेषता क्या थी? यहाँ उद्योगों को 3 अनुसूची में बांटा गया। नंबर ए में इसमें 17 उद्योग जो सिर्फ सरकार द्वारा स्थापित होंगे। नंबर बी इसमें 12 उद्योग जिसमें नए उद्योग सरकार द्वारा स्थापित होंगे किंतु निजी क्षेत्र के भागीदारी को अनुमति नहीं होगी। क्या लिखा इसमें 12 उद्योग जिसमें नए उद्योग सरकार द्वारा स्थापित होंगे किंतु निजी क्षेत्र के भागीदारी को अनुमति नहीं होगी इसमें। फिर तीसरा, इसमें बाकी सभी उद्योग को शामिल किया गया जिसकी स्थापना और विकास निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। सरकार अनुसूची सी उद्योग में प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आवश्यक हो तो कुछ अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का अनुसूची ए उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब निजी क्षेत्र कोई हो, निजी क्षेत्र जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की भागीदारी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो भागीदारी है उसमें सरकार चाहेगी तो कुछ उद्योग को निजी क्षेत्र को भी हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन सरकार के चाहने के बाद। तीसरा में इस उद्योग नीति ने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। इस औद्योगिक नीति के दौरान सरकार द्वारा कॉरवे समिति 1950
फिर 1955 से 1956 तक चला था, मतलब 2 साल हो गया था, इसलिए इसको ये ऐसा कहा जाता है। पर समिति पर देश में सूक्ष्म और लघु उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। इसमें पिछड़े क्षेत्र में उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाए, जो 1956 में किया गया था। इसमें देश में बड़े उद्योग की स्थापना में विदेशी निवेश या पूंजी पर बल दिया गया। ब्रिटेन, जर्मनी और यूएसएसआर की मदद से देश में दुर्गापुर, राउरकेला और मिलाई सॉरी भिलाई भिलाई में बड़े स्टील प्लांट की स्थापना की गई। इस उद्योग नीति के द्वारा देश में श्रमिकों की के प्र, देश में श्रमिकों के प्रशिक्षण से संबंधित आईआईटी, इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। औद्योगिक नीति 1973, इसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया। इसमें उद्योगों पर सरकार के नियंत्रण को और मजबूत किया गया, जो निम्न से स्पष्ट होता है। इसमें एमआरटीपी कानून लाया गया, एफईआरए कानून भी लाया गया, फेरा कानून। इसके बारे में बोले थे कि हम पढ़ेंगे आगे, जो आ जाएगा ये टॉपिक क्या है। एमआरटीपी कानून एकाधिकार प्रतिबंधन व्यापार नीति। यह कानून जो है वर्ष 1969 में पारित हुआ है। इस कानून के अंतर्गत यदि कोई निजी कंपनी जिसकी पूंजी 100 करोड़ या उससे अधिक हो या पूर्व में 50 करोड़, तो उसे कंपनी के विस्तार के लिए सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। एमआरटीपी कानून की विशेषता क्या है? आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण रोकना, एकाधिकार पर नियंत्रण करना और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को निषेध करना। एमआरटीपी कानून सरकारी उपक्रमों के लिए लागू नहीं था, केवल निजी कंपनियों के लिए एमआरटीपी कानून लागू था। इसके बाद फेरा कानून, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, विदेशी विनिमय नियामक अधिनियम 1970। इस कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करना था। यहाँ आरबीआई लेन-देन को विनियमित करने की शक्ति दी गई। आरबीआई को जो है लेन-देन करने की विनियमित शक्ति दी गई। इस अधिनियम के उल्लंघन को आपराधिकृत माना गया, मतलब इस नियम को उल्लंघन करेगा, जैसे कि मर्डर केस होता है वैसा टाइप का केस होगा, और इसके लिए दंडनीय प्रावधान भी किया गया। बाद में एमआरटीपी कानून को समाप्त करके वर्ष 2002 में राघवन समिति की सिफारिश पर सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1999 में फेरा कानून को समाप्त करके फेमा कानून मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया। इसे फेरा की तुलना में सरल बनाया गया तथा कारावास के स्थापन पर आर्थिक जुर्माना, कारावास जो था उसके स्थान पर आर्थिक जुर्माना का प्रावधान किया गया। आईपीआर 1973 की विशेषता, इस नीति ने उद्योग पर, विशेषकर निजी क्षेत्र पर सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया। इस दौरान फेरा कानून 1973 पारित हुआ और एमआरटीपी कानून 1969 को सख्ती से लागू किया गया। इस नीति के दौरान मूलभूत उद्योगों को परिभाषित किया गया, किंतु इसमें 6 उद्योग थे, प्राकृतिक गैस और उर्वरक को छोड़कर 6 उद्योग थे, मतलब उस टाइम 6 ही उद्योग थे, जिसको अभी 8 किया गया है। इस दौरान
पर आधारित संयुक्त उपक्रम की स्थापना की शुरुआत हुई। सरकार ने यह तय किया कि विदेशी निवेश अपनी हिस्सेदारी भारतीय परिचालन में 51% से घटाकर अनिवार्य रूप से 40% करेगी। एकल खिड़की अनुमति के लिए SIA उद्योग अनुमोदन सचिवालय की स्थापना की गई। आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद ये कल पढ़ेंगे।